स्टैटिस्टिक्स, वेट, यस, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स एक बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है इसका, ठीक है। टॉपिक का नाम है मेजर्स ऑफ स्क्यूनेस एंड कटोसिस। देखो मैं यहाँ से डिस्कस करूँगा कि पेपर में क्वेश्चंस भी कैसे आते हैं, ठीक है, एंड स्क्यूनेस एंड कटोसिस का मतलब भी क्या क्या होता है, ठीक है। अब बात सुनिएगा, देखो अभी जब हमने लास्ट क्लास में किया था तो हमने क्या किया था, हमने किया था जी, मैं इसको ना रब कर देता हूँ, लास्ट शीट मैंने ऐड कर रखी है तो मैं आपको वहाँ बता दूँगा, ठीक है। तो अब एक सुनिएगा बात, आई थिंक शायद मैंने शीट ऐड करी होगी। तो हम डिस्कस किया था, हमने डिस्कस किया था डिस्पर्जन। डिस्पर्जन का मतलब क्या होता है, डिस्पर्जन का मतलब होता है वो हमें ये बताता था कि डेविएशन कितनी है, डेविएशन कितनी है, ठीक है। डेविएशन ऑफ एक्चुअल वैल्यू, डेविएशन ऑफ एक्चुअल वैल्यू फ्रॉम द सेंट्रल वैल्यू, यही था। डेविएशन ऑफ एक्चुअल वैल्यू फ्रॉम द सेंट्रल वैल्यू, यही था जी हमारा कंसेप्ट। बट डिस्पर्जन हमें ये बताता है, डिस्पर्जन ने तो हमें ये बताया, ठीक है, कि डेविएशन ऑफ एक्चुअल वैल्यू फ्रॉम द सेंट्रल वैल्यू, लेकिन जो हमारा स्क्यूनेस होगा, स्क्यूनेस, स्क्यूनेस, स्क्यूनेस और कटोसिस, स्क्यूनेस और कटोसिस, स्क्यूनेस और कटोसिस will tell you, will tell you about, will tell you about the nature of distribution, will tell you about the nature of distribution, कि डिस्ट्रीब्यूशन का एक्चुअली में नेचर क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन का एक्चुअली में नेचर क्या है, क्या मतलब है डिस्ट्रीब्यूशन का। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये है कि जो आपकी एक्चुअल वैल्यू है, जो आपकी एक्चुअल वैल्यू है, जो आपकी एक्चुअल वैल्यू है वो आइदर सेंट्रल वैल्यू के राइट साइड में है, जो आपकी एक्चुअल वैल्यू है क्या वो सेंट्रल वैल्यू के, जो आपकी काफ़ी सारी एक्चुअल वैल्यू है क्या वो सेंट्रल वैल्यू के किस साइड में है, राइट साइड में है, ये भी तो हो सकता है, ठीक है। या फिर जो आपकी एक्चुअल वैल्यू है, या फिर जो आपकी एक्चुअल वैल्यू है, या फिर जो आपकी एक्चुअल वैल्यू है, काफ़ी सारी एक्चुअल वैल्यू जो है वो किस साइड में है, सेंट्रल वैल्यू के कहाँ है, लेफ्ट साइड में है जी, ठीक है। सेंट्रल वैल्यू के कहाँ है, लेफ्ट साइड में है, ठीक है। आपने सिर्फ डेविएशन बताया था कि डेविएशन ऐसी है, लेकिन उसने ये नहीं बताया था कि वो सेंट्रल वैल्यू के जो एक्चुअल वैल्यू जो होंगी वो सेंट्रल वैल्यू के राइट साइड में होंगी काफ़ी सारी, या सेंट्रल वैल्यू के लेफ्ट साइड में होंगी काफ़ी सारी, हमें तो नहीं पता, ठीक है। या फिर जो एक्चुअल वैल्यू है, जो एक्चुअल वैल्यू है वो राइट एज वेल एज लेफ्ट, राइट में भी और सॉरी 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 या फिर वो लेफ्ट या फिर राइट दोनों साइड में क्या है, इक्वल इक्वल है, ये भी तो हो सकता है, ठीक है। कैसा भी हो सकता है, हमें नहीं पता इस चीज़ का, हमें नहीं पता, देखो इस चीज़ का कि हमें इस चीज़ का अभी तक डिस्पर्जन ने कोई भी जिक्र नहीं किया था, इसका जिक्र कौन करेगा, स्क्यूनेस करेगा। स्क्यूनेस ये बताएगी हमें कि जो सेंट्रल वैल्यू से जो एक्चुअल वैल्यू डेविएट कर रही है वो डेविएट किस तरफ में कर रही है, वो राइट साइड में ज़्यादा कर रही है या वो लेफ्ट साइड में ज़्यादा कर रही है, या वो इक्वल है दोनों तरफ। तो इसकी बात कौन करेगा, इसकी बात करेगा कौन, स्क्यूनेस एंड कटोसिस। तो अगर मैं स्क्यूनेस के ऊपर डेफिनेशन को आपके साथ में डिस्कस करूं, अगर मैं स्क्यूनेस के डेफिनेशन को आपके साथ में डिस्कस करूं तो स्क्यूनेस की डेफिनेशन समझिएगा। नोट्स थोड़े से ब्लर आ रहे हैं, ठीक है, बट आई थिंक जब आप इसको अपने फ़ोन में देखेंगे तो शायद सही आएंगे वहाँ पे, ठीक है, क्योंकि मैंने भी जूम भी कर रखा था, इसकी वजह से भी नोट्स आपको शायद थोड़े से ब्लर दिख रहे होंगे, ठीक है। तो वी नीड टू डेवलप, अब क्यों जरूरत पड़ी, देखो वी नीड टू डेवलप सम मेजर्स टू फर्दर डिस्क्राइब द नेचर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, हमें नेचर पता करना है, हमें नेचर पता करना है कि डिस्ट्रीब्यूशन का एक्चुअली में नेचर कैसा है, आइदर इट इज़ टूवर्ड्स द पॉजिटिव और आइदर इट इज़ टूवर्ड्स द नेगेटिव, हमें नहीं पता, तो हमें क्या पता करना है, हमें पता करना है नेचर ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। नेचर किसकी मदद से मेजर किया जाता है, स्क्यूनेस की मदद से, और किसकी मदद से, कटोसिस की मदद से, स्क्यूनेस एंड कटोसिस। अब स्क्यूनेस का मतलब समझते हैं, देखो स्क्यूनेस का मतलब क्या होता है, स्क्यूनेस, स्क्यू मतलब होता है सिमेट्री, ठीक है, द टर्म स्क्यूनेस मीन लैक ऑफ सिमेट्री, अगर सिमेट्री नहीं है, देखो सिमेट्री का मतलब क्या होता है, अगर मैं सिमेट्री का मतलब बताऊं तो आपने अपनी 8th क्लास के अंदर स्टडी किया होगा, ऐसे ये मान लीजिए मैंने बटरफ्लाई बनाई है, ठीक है, ये मैंने क्या बनाई है,
बटरफ्लाई बनाई है। अब इसको मैं अगर मैं बीच में से अगर मैं इसको कट करता हूँ तो ये 2 इक्वल हिस्सों में बढ़ जाएगी। यस बढ़ जाएगी। अगर मैं यहाँ से इसमें ऐसे ऐसे ड्रॉ करूँ, यहाँ से अगर लाइन ऐसे ड्रॉ करके इसको लेके चला जाऊँ तो 2 इक्वल पार्ट्स में बढ़ जाएगी। क्या इसमें स्क्यूनेस थी? नहीं जी, इसमें स्क्यूनेस नहीं थी। ठीक है, तो द टर्म स्क्यूनेस मीन्स लैक ऑफ सिमेट्री। सिमेट्री का मतलब देखो स्टैटिस्टिक्स में क्या है, सिमेट्री का मतलब ये है कि अगर ये मेरी सेंट्रल वैल्यू है, अगर ये मेरी सेंट्रल वैल्यू है तो इस सेंट्रल वैल्यू के लेफ्ट साइड में भी उतने ही लोग रहेंगे या उतना ही डाटा रहेगा जितना इससे किस साइड में रहेगा, राइट साइड में रहेगा। अगर ये मेरी क्या है, ये मेरी अगर सेंट्रल वैल्यू है तो इस सेंट्रल वैल्यू के लेफ्ट साइड में भी उतने ही ऑब्जर्वेशंस होनी चाहिए जितनी इस सेंट्रल वैल्यू के राइट साइड में ऑब्जर्वेशंस होनी चाहिए। मतलब जो मेरा डिस्ट्रीब्यूशन कुछ बनना चाहिए वो कुछ ऐसा बनना चाहिए। ये सेंट्रल वैल्यू अगर मेरी होती है तो इसके इधर भी 50% ऑब्जर्वेशंस मेरी होंगी और इसके इधर भी 50% ऑब्जर्वेशंस मेरी होनी चाहिए। तो ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन को हम कहते हैं कि ये क्या है, ये सिमेट्री है। लेकिन अगर सिमेट्री नहीं होगी तो उसे हम क्या कह देंगे, उसे हम कह देंगे इट इज़ स्क्यूड, इट इज़ स्क्यूड। अगर सिमेट्री लैक कर जाएगी तो उसे हम क्या कह देंगे, स्क्यूड कह देंगे। इट डिनोट्स द डिग्री ऑफ डिपार्चर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम द सिमेट्री। ये यही शो करता है कि सिमेट्री से हम कितना क्या कर रहे हैं, डिपार्ट कर रहे हैं। मतलब हम जो हमारी एक्चुअल वैल्यू है वो सेंट्रल वैल्यू से कितना डिपार्ट कर रही है। डिपार्ट किस तरफ कर रही है, आइदर राइटवर्ड्स और आइदर लेफ्टवर्ड्स। ठीक है, एंड इसकी वजह से हम क्या शो कर पाएंगे, हम डायरेक्शन शो कर पाएंगे कि स्कैटरनेस किस तरफ है, आइदर इट इज टूवर्ड्स द राइट और आइदर इट इज टूवर्ड्स द लेफ्ट। When the distribution is not symmetrical, जब डिस्ट्रीब्यूशन नॉट सिमेट्रिकल होगा मतलब वो एसिमेट्रिकल होगा, इट इज कॉल्ड स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। उसे हम क्या कहते हैं, स्क्यूड कहते हैं। और ये हमें क्या बताता है, ये हमें बताता है कि हमारे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर क्या लगी हुई है, एसिमेट्री लगी हुई है। इतनी बात सबको क्लियर है? ठीक है, तो इस बात का मतलब फिर दोबारा समझ लो, स्क्यूनेस हमने जो डिस्पर्जन पढ़ा था, डिस्पर्जन ने सिर्फ ये बताया कि डेविएशन है। डिस्पर्जन सिर्फ हमें क्या बताता है, डेविएशन बताता है। डिस्पर्जन कभी हमें ये नहीं बताएगा कि डेविएशन है तो किस डायरेक्शन के अंदर है। डायरेक्शन का पता कहाँ से लगेगा, स्क्यूनेस से लगेगा। कहाँ से लगेगा, कर्टोसिस से लगेगा। जब हम कोरिलेशन रिग्रेशन पढ़ेंगे वहाँ से भी हमें डेविएशन वगैरह का डायरेक्शन का पता लगेगा। ठीक है, तो ये हमें क्या बताता है, ये सिर्फ हमें पता लगाना है कि नेचर कैसा है डिस्ट्रीब्यूशन का। स्क्यूनेस किस चीज़ को मेजर करता है, स्क्यूनेस मेजर करता है सिमेट्री को। ठीक है, अगर सिमेट्री होगी तो वहाँ पे कोई भी स्क्यूनेस प्रेजेंट नहीं है। लेकिन अगर वहाँ पे लैक ऑफ सिमेट्री होगी, अगर सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है या एसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है तो वहाँ पे आपका, हम उसे क्या कहेंगे, वो डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है हमारा, वो डिस्ट्रीब्यूशन है स्क्यूड। स्क्यूड का मतलब ये हो गया कि सेंट्रल वैल्यू के राइट साइड में हो सकता है ज़्यादा वैल्यू हो और लेफ्ट साइड में हो सकता है कम वैल्यू हो, या ये भी हो सकता है कि राइट साइड में कम वैल्यू हो और लेफ्ट साइड में क्या हो, ज़्यादा वैल्यू हो। अगर सिमेट्रिकल होता तो लेफ्ट एंड राइट साइड दोनों साइड में कितनी कितनी होती, 50-50% ऑब्जर्वेशन होती। बट ऐसा स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर नहीं होता। तो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन वो होता है, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन वो होता है जिसमें सेंट्रल वैल्यू के राइट साइड में भी, सेंट्रल वैल्यू के राइट साइड में भी और सेंट्रल वैल्यू के लेफ्ट साइड में भी कितनी कितनी वैल्यू रहती है, 50-50% वैल्यू रहती है जी। इतनी बात सबको क्लियर है? ठीक है, कितनी कितनी रहती है, 50-50% वैल्यू रहती है जी आपकी। ठीक है, हाँ, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन वो डिस्ट्रीब्यूशन होता है जिसके अंदर आपका मेन, जिसमें आपका मेन, आपका मोड और आपका मीडियन तीनों क्या रहते हैं, इक्वल रहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। ये सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन कुछ ऐसा होता है, बेल शेप्ड होता है जी। कैसा होता है, बेल शेप्ड होता है, बेल शेप्ड होता है। ठीक है, जिंगल बेल। ठीक है, तो ये कुछ बेल शेप होता है आपका। इसके से ये सेंट्रल वैल्यू है, इस सेंट्रल वैल्यू के आप इस तरफ चले जाइए तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी होंगी, 50% होंगी और इसके इधर भी ऑब्जर्वेशन कितनी होंगी, 50% होंगी जी। क्लियर है इतनी चीज़? ठीक है, चलिए। इन अ सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन स्क्यूनेस इज नॉट प्रेजेंट। देखो, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर स्क्यूनेस प्रेजेंट नहीं होती। स्क्यूनेस किस चीज़ को पता लगाती है, स्क्यूनेस पता लगाती है लैक ऑफ सिमेट्री को। लेकिन सिमेट्री में तो आपकी स्क्यूनेस है ही नहीं, तो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन में स्क्यूनेस नहीं होती। स्क्यूनेस कब होगी, आइदर इट इज
स्क्यूनेस तब होगी जब उसमें लैक ऑफ सिमिट्री होगी, अगर सिमिट्री है तो उसमें स्क्यूनेस प्रेजेंट नहीं होती। इसीलिए कहते हैं पेपर का देखो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आपका बनता है कि एक सिमिट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर स्क्यूनेस की वैल्यू क्या होती है, तो स्क्यूनेस की वैल्यू क्या होती है, 0। पेपर में क्वेश्चन आता है, काफ़ी बार आता है कि एक सिमिट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर स्क्यूनेस की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। एक सिमिट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर और क्या फीचर्स होते हैं, उसमें मीन मीडियन और मोड क्या होते हैं, तीनों इक्वल होते हैं। उसमें मीन मीडियन मोड क्या होते हैं, तीनों इक्वल होते हैं। द स्प्रेड ऑफ फ्रीक्वेंसी इज सेम ऑन द बोथ द साइड ऑफ सेंट्रल पॉइंट ऑफ द कर्व। जो भी मेरा सेंट्रल पॉइंट होगा, मेरा इस केस में ये सेंट्रल पॉइंट है, तो इसके राइट साइड में भी मेरे 50% फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होगी और इसके लेफ्ट साइड में मेरी कितनी डिस्ट्रीब्यूशन होगी, 50% फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होगी। मतलब मेरा आधी ऑब्जर्वेशन इसके राइट साइड में लाई करेगी और मेरी आधी ऑब्जर्वेशंस इसके लेफ्ट साइड में लाई करेगी। ठीक है, अब बात आती है देखो पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। देखो स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो आइदर इट इज़ पॉजिटिव और आइदर इट इज़ नेगेटिव। पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन तब होता है जब आपकी जो पूछ होती है, जब आपकी डिस्ट्रीब्यूशन की जो लॉन्गर टेल होती है वो किस तरफ लाई करती है, वो लाई करती है किस तरफ में, राइट ऑफ द सेंट्रल पॉइंट। जो राइट ये सेंट्रल पॉइंट अगर इस चीज़ का है, अगर ये सेंट्रल पॉइंट इस चीज़ का है, तो जो पूछ होगी वो किस तरफ ज़्यादा लाई करेगी, वो लाई करेगी किस साइड में, राइट साइड में। वो किस तरफ में लाई करेगी, राइट साइड में लाई करेगी। अब देखो इस बात का मतलब समझना, देखो कि ऐसा होता क्यों है। ठीक है, देखो मैंने क्या कहा कि जो डाटा की जो लॉन्गर वैल्यू होगी वो किस तरफ में लाई करेगी, वो राइट साइड में लाई करेगी। मतलब मेन उतना ही क्या हो जाएगा, आपका बड़ा हो जाएगा। ठीक है, अब इस चीज़ को, एक बात को समझना कि देखो जो आपके पास में, अब देखो एक बात मैं आपको ये सिखाना चाहता हूँ कि इस केस में आपके मीन की वैल्यू आपके मीडियन से बड़ी होती है और मीडियन की वैल्यू आपके मोड से भी क्या होती है, बड़ी होती है। अब एक बात समझो देखो ढंग से। ठीक है, मैंने कहा कि मीन इसमें क्या होता है, सबसे बड़ा होता है। क्यों होता है वो सुनो। ठीक है, देखो मोड का मतलब क्या होता है, मोड का मतलब क्या होता है, फ्रीक्वेंसी डेट रिपीट्स फ्रीक्वेंटली, यही मतलब होता है इस चीज़ का। ठीक है, देखिए अब मैंने कहा कि अगर मोड यहाँ पे लाई करता है, बेटा, अगर मोड यहाँ पे लाई करता है, तो मैं कह सकता हूँ कि बहुत सारी वैल्यूज़ ऐसी होंगी। देखो ये डाटा यहाँ पे पीक पे जा रहा है जी, मतलब ये वाले जो लोग होंगे बहुत सारे होंगे। देखो पीक मतलब बहुत बड़ी वैल्यू है जी मोड की। ठीक है, मोड एक काफ़ी बड़ी वैल्यू है। जब मोड की जो वैल्यू है वो बहुत बड़ी होगी, मोड की जो वैल्यू है वो बहुत क्या होगी, बड़ी होगी, लार्ज होगी। वो बड़ी क्या होगी, लार्ज होगी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, लार्ज वैल्यूज सबसे ज़्यादा बार आ रही होंगी। इसका मतलब क्या है, लार्ज वैल्यू आर रिपीटिंग फ्रीक्वेंटली, यही मतलब है इस चीज़ का। अगर मेरा मोड यहाँ पर है, तो ये तो इस डिस्ट्रीब्यूशन की सबसे हाईएस्ट वैल्यू है। ठीक है, तो जब ये सबसे हाईएस्ट वैल्यू इस चीज़ की है, तो इसका मतलब क्या होगा कि जो लार्ज वैल्यू होगी वो सबसे ज़्यादा बार आ रही होगी। और जब अब लार्ज वैल्यू सबसे ज़्यादा बार आ रही है, तो बेटा इसका मतलब ये है कि डाटा के अंदर लार्ज वैल्यूज़ काफ़ी ज़्यादा हैं। तो जब काफ़ी सारी लार्ज वैल्यूज़ को आप जोड़ोगे और उनका एवरेज निकालोगे, तो वो भी तो बड़ा ही आएगा ना। जब आप काफ़ी सारी लार्ज वैल्यूज़ को सम अप करोगे, जब आप काफ़ी सारी लार्ज वैल्यूज़ को क्या करोगे, जब आप काफ़ी सारी लार्ज वैल्यूज़ को सम अप करोगे, जब आप काफ़ी सारी लार्ज वैल्यूज़ को जब हम क्या करेंगे, सम अप करेंगे, तो उससे जो एवरेज निकलेगा, एवरेज मतलब मीन जो निकलेगा, वो भी तो बड़ा ही होगा, वो भी तो लार्ज ही होगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है। वो भी तो क्या ही होगा, वो भी तो क्या होगा, लार्ज होगा, वो भी तो लार्ज होगा। इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इससे हम कह सकते हैं कि जो मीन होगा वो क्या होगा, सबसे बड़ा होगा इस केस के अंदर, किससे, मीडियन से, और सबसे किससे बड़ा होगा, मोड से जी। इतनी बात क्लियर है आपको। ठीक है, तो एक बात ध्यान रखना
कि और भी एक बात सुन लो, जिस तरफ में मीन लाई करेगा पूछ भी उसके साथ साथ ही चलेगी, जिस तरफ मीन लाई करेगा पूछ भी उसके साथ साथ ही उस तरफ ही चलेगी, टेल भी उस तरफ जाएगी उस चीज़ की। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब आती है नेगेटिव स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन। नेगेटिव का मतलब हो गया जब आपकी जो टेल है वो किस तरफ लाई करे, जब आपकी टेल जो है वो किस तरफ लाई करे, लेफ्ट में लाई करे, किसके, सेंट्रल पॉइंट के जी। इट इज़ कॉल्ड नेगेटिवली स्क्यूड। नेगेटिवली स्क्यूड दिखता कैसा है, नेगेटिवली स्क्यूड दिखता कैसा है, इट इज़ कॉल्ड नेगेटिवली स्क्यूड, इट इज़ कॉल्ड नेगेटिवली स्क्यूड, नेगेटिवली स्क्यूड। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन। मेरे आज पेन में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी, तो जिसकी वजह से शायद पीडीएफ सही से नहीं बन पाई है ये, सॉरी। हाँ, नहीं, तो ये क्या हो गया आपका, नेगेटिवली स्क्यूड हो गया। ठीक है, इतनी बात। चलिए, अब नेगेटिव डिस्ट्रीब्यूशन दिखता कैसा है, बोला था जिस जैसी पूछ जो होगी वो किस तरफ चली जाएगी, वो चली जाएगी आपके सेंट्रल वैल्यू के किस तरफ, लेफ्ट में जी। ठीक है, मोड़ तो यही होगा, मोड़ तो यही होगा। ठीक है, अब देखो बात सुनना इस चीज़ की, अब बात सुनना इस चीज़ की। ठीक है, देखिए इस केस में क्या होता है, इस केस में आपका जो मीन होगा वो सबसे क्या होगा, छोटा होगा, मीडियन क्या होगा, उससे बड़ा होगा, और मोड जो होगा वो क्या होगा, सबसे बड़ा होगा जी। ठीक है, मीन जो होगा, ठीक है, इतनी बात। अच्छा जी, अब एक बात इसको फिर से समझ लो। ठीक है, ठीक है, इतनी चीज़। तो इस बात का ध्यान रखना है, कंडीशन क्या क्या होती है। कंडीशन मैंने आपको बता दी कि अगर सिमेट्रिकल है, अगर सिमेट्रिकल है, अगर सिमेट्रिकल है तो मीन, मोड एंड मीडियन सब इक्वल होंगे। अगर पॉजिटिव है, अगर पॉजिटिव है तो मीन इज़ ग्रेटर देन मीडियन इज़ ग्रेटर देन मोड होगा। और अगर नेगेटिव है, अगर नेगेटिवली स्क्यूड है, अगर नेगेटिवली स्क्यूड है, पॉजिटिवली स्क्यूड होने पर तो ये हो जाएगा, अगर नेगेटिवली स्क्यूड है तो मोड सबसे बड़ा होगा किससे, मीडियन से, सब छोटा क्या होगा, मीन होगा जी आपका। ठीक है, चलिए, ठीक है। चल, अब बात आती है, देखो डिप्रेशन और स्क्यूनेस में क्या अंतर होता है। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था, डिप्रेशन केवल वेरिएशन मेजर करता है, वो डायरेक्शन नहीं बताता कि डायरेक्शन कैसा है। लेकिन स्क्यूनेस क्या बताता है, स्क्यूनेस क्या बताता है, वो डायरेक्शन बताता है। ठीक है, जो डिस्पर्जन होगा वो सिर्फ वो कॉम्पोजिशन बताएगा कि सीरीज़ का कॉम्पोजिशन कैसा है, लेकिन स्क्यूनेस जो होगा वो शेप देगा आपको किस चीज़ की, सीरीज़ की जी। ठीक है, आपको शेप बता देगा कि आइदर इट इज़ पॉजिटिवली स्क्यूड, आइदर इट इज़ नेगेटिवली स्क्यूड, और आइदर इट इज़ सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। टेस्ट कैसे करते हैं, टेस्ट कैसे करते हैं, देखिए अगर किसी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर जो आपकी वैल्यू ऑफ मीन, मीडियन और मोड तीनों इक्वल हो तो वो आपका कैसा डिस्ट्रीब्यूशन होगा, वो आपका होगा जी, उस केस में आपकी स्क्यूनेस क्या होगी, एब्सेंट होगी, वो आपका एक सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ऑन द अदर हैंड, ऑन द अदर हैंड अगर मैं बात करूं, ऑन द अदर हैंड अगर मैं बात करूं, अगर ये तीनों इक्वल नहीं हुए, अगर ये तीनों वैल्यूज़, अगर ये तीनों वैल्यूज़ जो हैं, तीनों वैल्यूज़ जो है वो आइडेंटिकल नहीं हुई, अगर ये तीनों वैल्यूज़ आइडेंटिकल नहीं हुई तो इसका मतलब है उसमें स्क्यूनेस क्या है, प्रेजेंट है जी। उसमें स्क्यूनेस क्या है, उसमें स्क्यूनेस क्या है, प्रेजेंट है आपकी। इतनी बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट आता है आपका, दूसरा पॉइंट आता है कि अगर किसी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर कोटाइल से हमें चेक करना हो, अगर किसी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर कोटाइल, कोटाइल की मतलब Q1 और Q3, Q1 और Q3 का डिस्टेंस मीडियन से इक्वल है, Q1 और Q3 के बीच का डिफरेंस जो है वो मीडियन से क्या है, इक्वल है, तो उसे हम क्या कह देंगे कि वो क्या होगा, वो आपका उसमें से स्क्यूनेस क्या होगी, एब्सेंट होगी, अदरवाइज उसमें स्क्यूनेस क्या होगी, प्रेजेंट होगी जी। अगर Q3 में से मैं मीडियन को माइनस करता हूँ और मीडियन में से मैं Q1 को माइनस करता हूँ, मतलब Q1 का डिस्टेंस कहाँ से, मीडियन से, Q3 का डिस्टेंस कहाँ से, मीडियन से, अगर वो इक्वल है तो वो कैसा डिस्ट्रीब्यूशन बन जाएगा, वो बन जाएगा आपका सिमेट्रिकल, अदरवाइज इट विल बी एसिमेट्रिकल। तो अगर देखो इस कंडीशन को देखो तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, Q3 माइनस में M अपॉन में, अगर मैं इसको नीचे ले आऊँ तो M माइनस में Q1,
और जब इधर से कोई चीज़ नीचे आ जाती है तो इधर ये क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा। तो ये चीज़ आपकी कंडीशन पूरी होनी चाहिए कि इन दोनों का जो रेशियो हो वो किसके इक्वल हो, 1। अगर इनका रेशियो 1 आ गया तो इसका मतलब ये है कि डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, ये डिस्ट्रीब्यूशन आपका सिमेट्रिकल है, ठीक है। और अगर ग्राफिकल पे देखें तो ग्राफ पे अगर आप डाटा को अपलोड करते हो और आपको एक बेल शेप कर्व मिलता है तो इसका मतलब है उसमें स्क्यूनेस एब्सेंट है जी आपका, ठीक है। अब मेथड्स क्या क्या हैं हमारे पास में मेज़र करने की, तो मेथड्स हमारे पास में जो फर्स्ट मेज़र आता है आपका वो आता है कार्ल पियर्सन। दूसरा कार्ल पियर्सन को हम कार्ल पियर्सन को तो नहीं कहते, बाउलेज मेथड आता है। बाउलेज मेथड को हम क्वार्टाइल मेथड भी कहते हैं, इसको हम क्वार्टाइल मेथड भी कहते हैं, ठीक है। कैलीज मेथड को हम परसेंटाइल या डेसाइल मेथड भी कहते हैं, परसेंटाइल और डेसाइल मेथड भी कहते हैं जी इस चीज़ को, ठीक है। चलिए, और एक आता है आपका मेथड ऑफ मोमेंट्स। मोमेंट्स आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, बट कुछ कुछ मोमेंट्स से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको बता दूंगा, वो आपके पेपर्स में बार बार पूछे जाते हैं। मोमेंट्स आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, ठीक है। अब कार्ल पियर्सन मेथड की बात की जाए, देखो बेटा 2 वैल्यूज़ निकल के आती है, 2 वैल्यूज़ निकल के आती है, एक होती है आपकी रिलेटिव और एक होती है आपकी एब्सोल्यूट। एक होती है आपकी रिलेटिव और एक होती है आपकी एब्सोल्यूट, ठीक है। तो अब पेपर में ध्यान दीजिएगा, पेपर में ध्यान दीजिएगा, आपसे देखो पूछे वो कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस निकालना है या स्क्यूनेस निकालना है। देखो फ़र्क है दोनों में, स्क्यूनेस निकालना तो स्क्यूनेस का फॉर्मूला होता है एक्स बार माइनस में जेड। आपको मैं मीन दे दूंगा, आपको मैं मीन दे दूंगा और आपको मैं मोड दे दूंगा जी, ठीक है। और आपसे कह दूंगा स्क्यूनेस निकाल दो, आप क्या निकाल दोगे, स्क्यूनेस निकाल देना, ठीक है। फिर मैं आपसे कह दूँ नहीं मेरे को कोफिशिएंट स्क्यूनेस चाहिए, तो मैं कहूँगा कि सर आप मेरे को स्टैंडर्ड डेविएशन और दे दो, तो मैं स्टैंडर्ड डेविएशन दे के आपका फॉर्मूला ये बन जाएगा एक्स बार माइनस में जेड अपॉन में स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। ये कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस निकल जाएगा। देखो पेपर में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इकोनॉमिक्स में तो पूछे ही जाते हैं। इकोनॉमिक्स का जो आपका स्टैट्स वाला पोर्शन है उसमें क्वेश्चंस आते हैं स्क्यूनेस से, कोफिशिएंट से एक क्वेश्चन पूछ लेता है, तो आपके लिए भी इंपॉर्टेंट बनता है कि आपके एग्जाम में ही पूछा जा सकता है, आपका तो मेन पेपर बनता है जी। अब बात सुनना कि अगर कई बार हमें मोड ना गिवन हो, अगर कई बार हमें मोड गिवन ना हो, मान लीजिए आपको मोड गिवन नहीं है, अगर मोड गिवन नहीं है तो आपको मैंने कल एक फॉर्मूला बताया था जब फर्स्ट क्लास सेंट्रल टेंडेंसी की बात की थी, उसमें मैंने कहा था कि जो मोड होता है वो क्या होता है, 3 मीडियन माइनस में 2 मीन होता है, 3 मीडियन माइनस में 2 मीन होता है, ठीक है। 3 मीडियन माइनस में 2 मीन होता है, तो उसी से हम एक फॉर्मूला निकाल सकते हैं, तो उसी से हम एक फॉर्मूला निकाल सकते हैं क्या, कि मैं एक्स बार माइनस में जेड की जगह, एक्स बार माइनस में जेड की जगह क्या लिख देता हूँ, 3x बार माइनस में m, 3x बार माइनस में m, क्योंकि जब इसको आप सॉल्व करोगे ना तो बेटा फॉर्मूला तो यही वाला निकलेगा आपका, ठीक है। तो इसकी जगह पे मैंने क्या रिप्लेस कर दिया, इसकी जगह पे रिप्लेस कर दिया मैंने किसको, 3x बार माइनस में m को, ठीक है। जब आप ये फॉर्मूला लगाओगे तो आपको यही फॉर्मूला यहाँ पे डिराइव होगा, 3x बार माइनस में m इक्वल टू एक्स बार माइनस में z करोगे, तो इसको सॉल्यूशन जब इसका करोगे, देखो सॉल्यूशन करके दिखाता हूँ मैं आपको ये दोनों इक्वल कैसे है। देखो x बार माइनस में z इज इक्वल टू 3x बार हो जाएगा, माइनस में 3 मीडियन हो जाएगा, ठीक है। इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखो इस z को मैं उधर ले जाता हूँ, z पॉजिटिव हो गया, ठीक है। एक्स बार को इधर अगर 3x बार को इधर लेके आऊँगा तो x बार में से 3x बार माइनस होंगे, तो क्या मेरा -2x बार रह जाएगा, और 3 मीडियन को अगर मैं उधर लेके आऊँगा तो ये पॉजिटिव बन जाएगा। तो यही तो फॉर्मूला हमारा बन रहा था बेटा, यही तो फॉर्मूला हमारा बन रहा था, ठीक है। सेम ही तो है ये बात, इसमें कोई डिफरेंस तो नहीं हुआ, तो यही चीज़ तो हुई है हमारे पास में, इसी फॉर्मूले को हमने डिराइव किया, यही फॉर्मूला डिराइव हुआ यहाँ से हमारे पास में, और क्या डिराइव हुआ, ठीक है। तो आप इसकी जगह पे ये भी यूज़ कर सकते हो। सिमिलरली कोफिशिएंट निकालना है, अगर मीडियन अगर मोड नहीं होगा तो इस मोड की जगह वाले पे क्या लिख देंगे, ये लिख देंगे, नीचे तो स्टैंडर्ड डेविएशन आना ही है आपका, ठीक है। इतनी चीज़ क्लियर होनी चाहिए आपको। पेपर के अंदर पेपर में क्वेश्चंस पूछता है, पेपर में क्वेश्चंस पूछता है ऐसे, ठीक है, तो आपको पता होने चाहिए। चलिए, दूसरा आता है बेटा बाउलेज मेथड, ठीक है। आई थिंक मेरे को ब्लैक पेन का यूज़ करना ही चाहिए। देखिए जी, फिर आता है आपके पास में बाउलेज मेथड। बाउलेज मेथड को आप क्या कहते हो, बाउलेज मेथड को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं क्वार्टाइल मेथड भी कहते हैं। मैंने भी बताया था बेटा, अगर मैंने भी क्या बताया था, एब्सोल्यूट मेज़र होगा तो एब्सोल्यूट मेज़र का फॉर्मूला क्या होगा, स्क्यूनेस इज इक्वल टू Q3 प्लस में Q1 माइनस में 2m, Q3 प्लस में Q1 माइनस में 2m। तो अब मैंने एक चीज़ कही थी कि अगर
Q3 माइनस में M जो हो वो इक्वल हो जाए आपका M माइनस में Q1 के, तो स्क्यूनेस नहीं होगी उसके अंदर। ठीक है, तो अब इसको फॉर्मूले को लेके चलो, देखो अगर Q3 को मैं यहीं रखता हूँ, Q1 को मैं इधर ले आता हूँ और उसको उधर M को उधर ले जाऊँ, 2M बन जाएगा। और अगर 2M को भी इधर ले जाऊँ तो Q3 प्लस में Q1 माइनस में 2M, ये किसके इक्वल हो गया, 0 के। तो स्क्यूनेस की वैल्यू अगर 0 आ जाएगी तो आपकी स्क्यूनेस एब्सेंट है, अगर नहीं आएगी तो स्क्यूनेस प्रेजेंट है, इसका मतलब। क्लियर है इतनी चीज़, क्लियर है इतनी चीज़। चलिए, और इस अगर एब्सोल्यूट्स नहीं निकालना हो, कोफिशिएंट पूछा हो, कौन सा कोफिशिएंट पूछा हो, बाउले का पूछा हो, किसका पूछा हो, बाउले का पूछा हो, बाउले का पूछा हो, तो उसका फॉर्मूला होगा Q3 प्लस में Q1 माइनस में 2 मीडियन अपॉन में Q3 माइनस में Q1 जी। ये आपका फॉर्मूला उसका बनता है, किसका, बाउले का, बाउले का कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस का फॉर्मूला। ठीक है, ठीक है। चलिए, कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, ठीक है, किसका, बाउले का। सिमिलरली कैलीज मेथड पे अगर जाओगे तो बेटा, तो कैली ने क्या यूज़ किया, परसेंटाइल। परसेंटाइल में क्या बात होती है, देखो परसेंटाइल में बात हो जाएगी आपकी, सेम बात होगी, ठीक है। स्क्यूनेस ही निकालनी है, स्क्यूनेस ही निकालनी है, तो हम कैसे निकालेंगे, जो 90 परसेंटाइल होगी प्लस में जो 10 परसेंटाइल होगी, माइनस में से अगर 2 मीडियन कर देते हो तो आपकी वैल्यू स्क्यूनेस प्रेजेंट पता चल जाएगी। सिमिलरली अगर डेसाइल की बात करें तो D9 प्लस में D1 माइनस में 2M। ठीक है, ठीक है इतनी चीज़। चलिए, और यहाँ पे अगर फॉर्मूला बनाना हो तो देखो ये चीज़ तो ऊपर ऐसे कैसे रहेगी, नीचे P90 माइनस में P10 हो जाएगा। इतना मेथड इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ध्यान रखना कौन कौन से मेथड आपके पास में अवेलेबल है जी। ठीक है, खासकर जो क्वेश्चन आता है वो आपका कार्ल पियर्सन से ही आता है। ठीक है, D9 माइनस में D1। ठीक है, चलिए इसको भी कर ही देता हूँ, P90 प्लस P10 माइनस में 2M। ठीक है, चलिए अब देखो मेथड होता है मोमेंट्स का जी, मेथड होता है किसका, मोमेंट्स का। देखो हमारे पास में 4 तरह की मोमेंट्स होती है बेटा, हमारे पास में कितने तरह की मूवमेंट होती है, 4। फर्स्ट मूवमेंट, सेकंड मूवमेंट, थर्ड मूवमेंट और फोर्थ मूवमेंट। जो यहाँ पे है, ठीक है, अगर हमें स्क्यूनेस मेजर करनी है तो हम क्या निकालते हैं, बीटा 1। स्क्यूनेस का फॉर्मूला, स्क्यूनेस का सिंबल क्या होता है, बीटा 1। बीटा 1 की वैल्यू कैसे निकलते हैं, म्यू3 का स्क्वायर, म्यू3 का मतलब है थर्ड मूवमेंट, म्यू3 का मतलब क्या है, थर्ड मूवमेंट, अभी आगे डिस्कस करूंगा। म्यू3 का मतलब क्या है, थर्ड मूवमेंट, थर्ड मूवमेंट का क्या, स्क्वायर, अपॉन में म्यू2 क्या है, सेकंड मूवमेंट का क्यूब। तो थर्ड सेंट्रल मूवमेंट का स्क्वायर, थर्ड सेंट्रल मूवमेंट का क्या, स्क्वायर, और सेकंड सेंट्रल मूवमेंट का क्या, क्यूब, सेकंड सेंट्रल मूवमेंट का क्या, क्यूब। इसकी वैल्यू से पता चलेगा कि स्क्यूनेस प्रेजेंट है या नहीं है जी। ये क्या है, ये है आपकी थर्ड सेंट्रल मूवमेंट, थर्ड सेंट्रल मूवमेंट, थर्ड सेंट्रल मूवमेंट भी एक तरीके डायरेक्शन ही मेजर करता है, थर्ड सेंट्रल मूवमेंट। एंड ये है आपका सेकंड सेंट्रल मूवमेंट, सेकंड सेंट्रल मूवमेंट। तो फर्स्ट सेंट्रल मूवमेंट का स्क्वायर और सेकंड सेंट्रल मूवमेंट का आपका क्यूब। तो ये चीज़ क्या होनी चाहिए, इसका रेशियो आपको बताएगा कि बेटा कि ये स्क्यूड होगा या स्क्यूड नहीं होगा। देखो अब बीटा 1 को मैं किस में लिख के चलता हूँ, रूट बीटा 1 में। रूट बीटा 1 किसका, रूट बीटा 1 क्या होता है, रूट बीटा 1 का मतलब होता है पियर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। अगर रूट बीटा 1 को हम क्या कहते हैं, रूट बीटा 1 को हम क्या कहते हैं, रूट बीटा 1 को हम कहते हैं पियर्सन, कार्ल पियर्सन्स का, पियर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ, पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। अगर इसकी वैल्यू 0 हुई, अगर इसकी वैल्यू हुई 0 तो वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा आपका सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। वो क्या बन जाएगा, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब उसमें कोई भी स्क्यूनेस नहीं होगी। लेकिन अगर इसकी वैल्यू हुई पॉजिटिव तो ये बनेगा आपका पॉजिटिवली स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन। और अगर इसकी वैल्यू हुई नेगेटिव, अगर इसकी वैल्यू हुई क्या, नेगेटिव, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका नेगेटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। और यहाँ पे क्या बन जाएगा, पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन, पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो इसकी वैल्यूज पे डिपेंड करता है कि बीटा 1 की वैल्यू पॉजिटिव है या बीटा 1 की वैल्यू नेगेटिव है जी। ठीक है, अब थोड़ा सा मूवमेंट्स पे भी ध्यान दीजिएगा, मूवमेंट, सम फैक्ट्स अबाउट द मूवमेंट। ठीक है, मूवमेंट है नहीं फिर भी ध्यान दे लो। ठीक है, जैसे आप स्क्यूनेस और कटोसिस का यूज़ करते हो वैसे ही मूवमेंट भी क्या मेजर करती है, मूवमेंट भी एक सेट ऑफ स्टैटिस्टिकल टूल्स है जो आपके यूज़ करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन का मेज़र करने के लिए। डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, नेचर कैसा है उसका, उसी को मेज़र करने के लिए किसका यूज़ करते हैं हम, मूवमेंट्स का।
हमारे पास में 4 टाइप मूवमेंट होती है, देखो μ1 μ2 μ3 μ4। पहली मूवमेंट को हम कहते हैं जी मीन, दूसरी मूवमेंट को हम कहते हैं वेरिएंस, तीसरी मूवमेंट को हम कहते हैं स्क्यूनेस, एंड चौथी मूवमेंट को हम कहते हैं कर्टोसिस। फर्स्ट मूवमेंट अबाउट द सेंट्रल वैल्यू क्या कहती है, मीन। सेकंड मूवमेंट अबाउट द सेंट्रल वैल्यू क्या कहती है, वेरिएंस। थर्ड वैल्यू अबाउट सेंट्रल वैल्यू क्या कहती है, स्क्यूनेस। एंड फोर्थ वैल्यू अबाउट द सेंट्रल वैल्यू क्या कहती है, कर्टोसिस। फर्स्ट मूवमेंट है आपकी मीन, सेकंड मूवमेंट है आपकी वेरिएंस, थर्ड मूवमेंट है आपकी स्क्यूनेस, फोर्थ मूवमेंट है आपकी कर्टोसिस। इसको ये क्या डिस्क्राइब करती है, सेंट्रल वैल्यू डिस्क्राइब करती है। ये क्या डिस्क्राइब करती है, डिस्पर्जन। ये क्या डिस्क्राइब करती है, सिमेट्री। ये क्या डिस्क्राइब करती है, पीकनेस। फोर्थ मूवमेंट पीकनेस, थर्ड मूवमेंट सिमेट्री, सेकंड मूवमेंट डिस्पर्जन, फर्स्ट मूवमेंट सेंट्रल वैल्यू। कैसे निकालते हैं, तो μ1 का फॉर्मूला होता है आपका ये, μ1 का फॉर्मूला क्या होता है, μ1 का फॉर्मूला होता है ये सिग्मा x माइनस में x बार फर्स्ट मूवमेंट अबाउट सेंट्रल वैल्यू, μ2 का मतलब हो गया सेकंड मूवमेंट, मतलब सेकंड मूवमेंट क्या हो गया ये। इसको अगर आपका फॉर्मूला याद हो तो ये क्या है, ये कुछ नहीं है, ये क्या है, वेरिएंस है जी आपका। ठीक है, इसकी अगर मैं बात करूँ तो ये μ3, इसको हम क्या कह देंगे, ये क्या है हमारा मीन है, समेशन ही तो है एक तरीके से। ठीक है, μ3 क्या हो जाएगा, μ3 हो जाएगा समेशन x माइनस में x का क्यूब अपॉन में n। ये क्या बन गया, ये क्यू किसको मेजर करेगा, स्क्यूनेस को मेजर करेगा। ठीक है, μ4 क्या है, μ4 क्या है, सिग्मा x माइनस में x बार का 4। ये किसको मेजर करेगा, ये मेजर किसको करेगा, कर्टोसिस को। किसको मेजर करेगा, कर्टोसिस को, स्क्यूनेस को, वेरिएंस को, और किसको, मीन को। ठीक है, इतनी चीज़ क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, इतनी चीज़ क्लियर होनी चाहिए। फर्स्ट मूवमेंट का सिंबल μ1, फर्स्ट सेकंड मूवमेंट का μ2, थर्ड मूवमेंट का μ3, फोर्थ। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं मीन। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं वेरिएंस। इसको हम क्या कहते हैं, स्क्यूनेस। और इसको हम क्या कहते हैं, कर्टोसिस। यू शुड बी क्लियर अबाउट दिस, पता हो जानी चाहिए चीज़ें। ठीक है, इतनी चीज़ें पता होनी चाहिए आपको। ठीक है, पेपर में कोई क्वेश्चन पूछे तो आपको पता होना चाहिए, इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा आपसे मूवमेंट के अंदर। ठीक है, अब देखो कर्टोसिस। कर्टोसिस बेसिकली ग्रीक वर्ड से यूज़ किया गया है, इसका मतलब होता है बल्कीनेस, भारीपन। ठीक है, इसका नाम क्या होता है, बल्कीनेस। बल्कीनेस मतलब भारीपन। अब भारीपन मतलब चोटी। ठीक है, कर्टोसिस का मतलब होता है पीकनेस। अगर मैं सिंपल सी बात करूँ, पीकनेस का मतलब होता है चोटी। चोटी देखा होगा आपने, कुछ माउंटेन्स छोटे होते हैं, कुछ माउंटेन्स बड़े होते हैं, कुछ माउंटेन्स नॉर्मल ऐसे होते हैं जी आपके। ठीक है, तो इसी के बेस पे हमने क्लासीफाई किया है कर्टोसिस को। ये क्या मेज़र करता है, ये मेज़र करता है डिग्री ऑफ फ्लैटनेस और पीकनेस, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन कितना फ्लैट है और डिस्ट्रीब्यूशन कितना पीक है जी। डिस्ट्रीब्यूशन कितना फ्लैट है, फ्लैट मतलब जो उसकी सेंट्रल वैल्यू के आसपास देखा जाए तो वहाँ से वो कितना पीक है और वो कितना फ्लैट है आपका। ठीक है, एक और मेज़र करता है आपका कर्टोसिस। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ कर्टोसिस क्या क्या होते हैं, देखो आपके पास में 3 टाइप के कर्टोसिस होते हैं। देखो अब यहाँ सबकी चीज़ें कवर हो रही है आपकी रिसर्च वाली भी। ठीक है, पेपर 1 की रिसर्च वाला पार्ट भी थोड़ा थोड़ा कवर हो रहा है, क्योंकि पेपर के अंदर भी कहीं ना कहीं कर्टोसिस वगैरह के आसपास के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि लेप्टोक्रेटिक क्या होता है, प्लेटिकर्टिक क्या होता है, मेसोकर्टिक क्या होता है। तो लेप्टोकर्टिक क्या होता है, लेप्टोकर्टिक एक ऐसा कर्व होता है जिसके अंदर हाई पीक होती है। कहाँ पे, नॉर्मल कर्व से हाई पीक होती है, उसे हम क्या कहते हैं, लेप्टोकर्टिक। इन दिस टाइप ऑफ कर्व, इस कर्व के अंदर टू मच कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आइटम्स नियर द सेंटर। कहने का मतलब क्या है कि जो हमारी सेंट्रल वैल्यू है, हमारी जो एक्चुअल वैल्यूज़ है ना, काफ़ी सारी एक्चुअल वैल्यूज़ जो है वो सेंट्रल वैल्यू के कहाँ रहती है, आसपास में रहती है। ठीक है, वो सेंट्रल वैल्यू कहाँ रहती है, आसपास में रहती है। अब तो इसको मैं यहाँ पे अगर बता भी देता हूँ, इसका मतलब क्या है, हिंदी में लिख देता हूँ। जो हमारी एक्चुअल वैल्यू है, वो सेंट्रल वैल्यू के बहुत पास है, वो बहुत उसके क्या है, पास है जी। ठीक है, मीन्स एक्चुअल वैल्यूज़ जो हमारी होंगी वो सेंट्रल वैल्यूज़ के कहाँ होंगी, बहुत ज़्यादा पास में होंगी जी। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, लेप्टोकर्टिक मतलब इसकी चोटी हाई होगी। ठीक है, प्लेटिपस देखा है आपने, एक शो आता है आपका फिनियस एंड फर्ब। ठीक है, देखो इसकी शेप होती है कैंगारू जैसी। ठीक है, इसकी शेप कैसी होती है, कैंगारू। 2 कैंगारू को खड़े कर दोगे
अपोजिट फेस करते हुए, तो उसको हम कहेंगे लेप्टोकॉर्टिक। ठीक है, प्लेटिकॉर्टिक मतलब प्लेटिपस आता है उसके प्लेटिपस पैरी। ठीक है, तो उससे आप एग्जांपल ले सकते हो, उसकी शेप देखना, उसकी शेप जैसा ही ये कर्व होता है आपका। अ कर्व हैविंग अ लो पीक और अ फ्लैट टॉप जो होता है वो कैसा होता है, बिल्कुल फ्लैट होता है। किससे? नॉर्मल कर्व से कंपैरिजन किया जाए तो उससे, नॉर्मल कर्व से कंपैरिजन किया जाए तो उससे, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं क्या, प्लेटिकॉर्टिक। उसे हम क्या कहते हैं, प्लेटिकॉर्टिक। उसमें उसका नाम है प्लेटी आई डोंट रिमेंबर द नेम, प्लेटिपस पैरी या। ठीक है, तो उससे आप लिंक कर सकते हो, उसकी शेप देखना, उसकी शेप बिल्कुल ऐसी होती है, प्लेटिपस पैरी। ठीक है, तो लेस concentration of items near the center। कहने का मतलब क्या है, जो हमारी एक्चुअल वैल्यू है, एक्चुअल मतलब जो हमारे पास डाटा था, जो हमारी एक्चुअल वैल्यू है, वो सेंट्रल वैल्यू से बहुत दूर है। वो मैं सेंट्रल वैल्यू से कहाँ है, बहुत दूर है जी। ठीक है, वो सेंट्रल वैल्यू से कहाँ है, बहुत दूर है हमारी। ठीक है, मीसोकटिक वो होता है जिसके अंदर जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से हम कहते हैं वो नॉर्मल कर्व ही है आपका। ठीक है, इसको हम मीसोकटिक, एम से ध्यान रखना, मिडल, बीच में। ठीक है, एम से याद रखना, एम फॉर मीसोकटिक, एम फॉर मिडल, इन दोनों के बीच में है। ठीक है, इसमें इक्वल कॉन्सेंट्रेशन होती है सेंट्रल वैल्यू के अराउंड। ठीक है, इसमें इक्वल कॉन्सेंट्रेशन होती है आइटम्स की सेंट्रल वैल्यू के अराउंड जी। ये कुछ ग्राफ ऐसे लगते हैं, देखिए, जिसकी हाईएस्ट पीक होगी वो लेप्टोकॉर्टिक है, जो बीच में होगा नॉर्मल मतलब मीसोकॉर्टिक, और जो बिल्कुल फ्लैट सा जा रहा होगा वो होगा आपका प्लेटिकॉर्टिक। ठीक है, ये है आपका प्लेटिकॉर्टिक, ये है मीसोकॉर्टिक, और फिर है आपका लेप्टोकॉर्टिक, LMP। ठीक है, अब कैसे पता लगेगा, देखिए, नोटेशन होती है इसकी बीटा 2। कर्टोसिस को मेजर करने की नोटेशन क्या होती है, बीटा 2। अगर बीटा 2 की वैल्यू 3 से छोटी हुई, छोटी, तो उसे हम क्या कह देंगे, वो क्या होगा, वो होगा प्लेटिकॉर्टिक। अगर लेप्टोकॉर्टिक कब होगा, जब उसकी वैल्यू किससे बड़ी होगी, 3 से बड़ी होगी। ठीक है, और अगर मीसोकॉर्टिक है तो उसकी क्या वैल्यू होगी, 3 होगी। तो मतलब 3 एक बेस है, बेस से कंपैरिजन करोगे तो इसका मतलब ये है कि अगर बीटा 2 की वैल्यू 3 हुई तो वो तो हो गया मीसोकॉर्टिक, वो तो है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, उसमें स्क्यूनेस क्या है, 0 है। ठीक है, लेप्टोकॉर्टिक हुआ तो उसकी बीटा 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी, 3 से क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। ठीक है, प्लेटिकॉर्टिक में क्या होता है, फ्लैट होता है, और जो स्प्रेड होता है ना वो बाहर की तरफ होता है, उसका फ्लैट होता है, और जो स्प्रेड होता है वो कहाँ की तरफ होता है, बाहर की तरफ होता है। लेप्टोकॉर्टिक में वो हाई होता है और काफ़ी ज़्यादा क्या होता है, पतला मतलब छोटा सा, पतला, बिल्कुल स्लिम फिट वाला। ठीक है, वो मोटा नहीं होता आपका। मीसोकॉर्टिक मतलब नॉर्मल इन शेप होता है। देखो ये अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँ तो एक बार ये देखना, लेप्टोकॉर्टिक कुछ ऐसा होता है, तो ये पतला सा है ना, बिल्कुल। ठीक है, और अगर ये तो हो गया आपका लेप्टोकॉर्टिक। अगर मैं प्लेटिकॉर्टिक करूँ तो प्लेटिकॉर्टिक देखो, ये काफ़ी सारा ऐसा होगा, तो ये काफ़ी फैला हुआ है जी आपका। ठीक है, मोटा है बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्लेटिकॉर्टिक। नॉर्मल की बात करो तो नॉर्मल कुछ ऐसा होता है जी आपका, ये हो गया नॉर्मल मतलब मीसोकॉर्टिक वाला। ठीक है, ये हो गया मीसोकॉर्टिक। ठीक है, इतनी बार पता होनी चाहिए। ठीक है, अब मूवमेंट की मदद से कैसे निकालते हो, तो मूवमेंट का फॉर्मूला यहाँ से निकलता है आपका बीटा 2। मूवमेंट की मदद से निकालोगे तो इसका फॉर्मूला होता है म्यू4 का मतलब हो गया फोर्थ मूवमेंट और सेकंड मूवमेंट का स्क्वायर। फोर्थ मूवमेंट और सेकंड मूवमेंट का स्क्वायर, सेकंड मूवमेंट का स्क्वायर मतलब क्या होता है, वेरिएंस। सेकंड मूवमेंट का स्क्वायर का मतलब क्या है, वेरिएंस। ठीक है, वेरिएंस का क्या, स्क्वायर, मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन के स्क्वायर का स्क्वायर कह सकते हो। देखो वेरिएंस क्या होता है, आप म्यू2 को क्या कहते हो, म्यू2 का वेरिएंस ही कहते हो, म्यू2 का वेरिएंस कहते हो, वेरिएंस को क्या कहते हो, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या कहते हो, स्क्वायर कहते हो। तो अगर मेरे को म्यू2 का स्क्वायर चाहिए तो क्या मैं स्टैंडर्ड डेविएशन की पावर 4 लिख सकता हूँ इसको। स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर चाहिए तो मैं क्या लिखता हूँ, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर लिख सकता हूँ। ठीक है, अभी फिर सुन लो दोबारा से, आपने क्या कहा कि जो म्यू2 होता है वो किसके इक्वल होता है, वेरिएंस के इक्वल होता है। वेरिएंस खुद किसके इक्वल होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन के स्क्वायर के इक्वल होता है। स्टैंडर्ड डेविएशन का क्या फॉर्मूला होता है, सिग्मा स्क्वायर होता है।
तो अगर मेरे को μ2 का स्क्वायर चाहिए तो मतलब मेरे को इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, मेरे को इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। इसके स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, μ2 का स्क्वायर मतलब क्या, μ4। तो अगर पेपर में आपको स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा हो सिर्फ, तो उसकी म्यू की पावर 4 कर देना और फिर आप बीटा वैल्यू निकाल सकते हो। देखो फोर्थ मूवमेंट तो आपको दे ही देगा, इसको मैं लिख सकता हूँ म्यू की पावर 4 भी लिख सकता हूँ जी, ठीक है, मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन की पावर 4 भी लिख सकता हूँ, सिग्मा की पावर 4 भी लिख सकता हूँ, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ कर्टोसिस का फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है β2 माइनस में β3, β2 माइनस में β3, ये होता है कोफिशिएंट ऑफ कर्टोसिस का फॉर्मूला, कोफिशिएंट ऑफ कर्टोसिस का फॉर्मूला, ठीक है, β2 माइनस में β3, ठीक है। लैप्टोकर्टिक जो होता है, देखो बेटा लैप्टोकर्टिक मैंने अभी भी कहा था, लैप्टोकर्टिक में β2 की वैल्यू 3 से बड़ी होती है, प्लेटिकर्टिक के अंदर β2 की वैल्यू जो होती है वो 3 से क्या होती है, छोटी होती है। तो इसलिए हम कहते हैं कि लैप्टोकर्टिक जो होगा वो क्या शो करेगा, वो शो करेगा पॉजिटिव एक्सीस कर्टोसिस, ध्यान रखना एक्सीस कर्टोसिस, एक वर्ड का यूज़ किया गया है यहाँ पे, एक्सीस कर्टोसिस, ठीक है। यहाँ और यहाँ पे कौन सी होगी, यहाँ पे होगी जी आपकी नेगेटिव एक्सीस कर्टोसिस। बस इतना ही ध्यान रखना, पेपर आपका सब्जेक्टिव नहीं है जिसमें आपको पूरा डिस्क्राइब करना पड़े, बस आप इसको याद रखना कि इसके अंदर नेगेटिव एक्सिस कर्टोसिस किस में होती है, प्लेटिकर्टिक में होती है। नेगेटिव एक्सिस कर्टोसिस किसके अंदर होती है, नेगेटिव एक्सिस कर्टोसिस किस में होती है, प्लेटिकर्टिक में होती है। और पॉजिटिव किस में होती है जी आपकी लैप्टोकर्टिक में होती है, ठीक है। ये जो है ना एक्सीस कर्टोसिस ही है, ये जो β2 माइनस में β3 है ना, β2 माइनस में β3, इसी को हम कहते हैं बेटा एक्सीस कर्टोसिस, ठीक है। अब आप देखो, बात सुनो, देखो β2 माइनस में β3 को हम क्या कहते हैं, एक्सीस कर्टोसिस। अब बात सुनो, मैंने क्या कहा, प्लेटिकर्टिक के अंदर β2 की वैल्यू, अगर मैं प्लेटिकर्टिक की बात करूं, तो क्या β2 की वैल्यू मैंने बोली थी आपको 3 से छोटी होगी, यही चीज़ तो मैंने आपको कही थी ना कि β2 की वैल्यू किससे छोटी होगी, 3 से छोटी होगी। अगर β2 की वैल्यू 3 से छोटी होगी तो ऑब्वियसली बात है प्लेटिकर्टिक के केस के अंदर जो एक्सीस कर्टोसिस आएगा वो लेस देन क्या होगा, वो लेस देन ज़ीरो होगा, ज़ीरो होगा यार। तो इतनी बात समझ में आनी चाहिए, ठीक है। मैंने क्या, देखो फिर सुन लो बात को, β2 की वैल्यू 3 से क्या थी, छोटी थी, तो यहाँ पे 3 से कोई भी छोटी वैल्यू रखोगे तो ऑब्वियसली बात है ना बेटा, इसका आंसर क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो प्लेटिकर्टिक के अंदर एक्सीस कर्टोसिस क्या हो गया, जीरो हो गया। तो एक्सीस कर्टोसिस का फॉर्मूला याद रखना, एक्सीस कर्टोसिस का फॉर्मूला क्या होता है, β2 माइनस में β3। और अगर लैप्टोकर्टिक की बात करें, अगर हम लैप्टोकर्टिक की बात करें तो उसमें मैंने क्या बोला था, β2 की वैल्यू किससे बड़ी होगी, 3 से बड़ी होगी। अगर β2 की वैल्यू 3 से बड़ी होगी तो यहाँ पे 3 से कोई वैल्यू बड़ी वैल्यू रखो तो एक्सीस कर्टोसिस क्या निकल के आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो ये पॉजिटिव आ गया जी आपका, ठीक है। इतनी बात समझ में आनी चाहिए आपको, ठीक है। और कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो उस चीज़ को, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक। वेयर इज समथिंग आई हैव रिटन ओवर देयर, वेयर दिस समथिंग इज, अच्छा 2 शीट ऐड थी इसके अंदर, ठीक है, इसमें 2 शीट ऐड है बेटा, तो देख लेना उस चीज़ को एक बार, ठीक है ना, ठीक है, ओके। तो हैव अ नाइस डे, ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।